क्लास में हम यूनिट 8 में जितने भी नाटक लगे हुए हैं, यानी 14 नाटक लगे हैं, या आप सभी के सिलेबस में यूनिट 8 हिंदी नाटक में टोटल 14 नाटक लगे हुए हैं, है ना। तो इन 14 नाटक को जो है आज की क्लास में हम शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज करेंगे। उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रखा है जहाँ से प्रश्न जो है 100% पूछा ही जाएगा। तो 60 से 8 प्रश्न ये मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो आप लोग जो है धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी नाटक जो है एक साथ हम रिवाइज़ करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे भारत दुर्दशा। ये मेरे खुद का नोट्स है ना। उसी नोट्स से मैंने इस PDF को मैंने बनाया है शॉर्ट नोट्स की तरह, ताकि रिवाइज़ करने में आप लोगों को आसानी रहे। क्योंकि अब डीप में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक नाटक को हम डीप में पढ़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न यहीं से पूछा जाता है जो आज की क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए सबसे पहला नाटक देखेंगे भारत दुर्दशा, प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी। नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850, मृत्यु 1885। शैली क्या है? प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक की शैली पूछा जाए तो प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया नाटक है। यह नाटक भारत की तत्कालीन यथार्थ दशा से परिचित कराता है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। नाटक के जो है पात्र देख लेते हैं। योगी भारत दुर्देव, जो देश का विभाजन का मूल आधा पाकिस्तानी आधा मुसलमानी वेशधारी है। उसके बाद है भारत, जो फटे वस्त्र लपेटे हुए है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का जो यहाँ पे विशेषता पूछ सकता है, उसका व्यक्तित्व पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फटे वस्त्र लपेटे हुए कौन है? भारत है। उसके बाद निर्लज्जता है, खुले अंग वाली आशा लड़की के वेश में। सत्यानाश फौजदार है। उसके बाद रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति जो है यहाँ पे चक्करदार टोपी पहने हुए है, चश्मा लगाए है, छड़ी लिए है, ओके। उसके बाद बंगाली है, महाराष्ट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्री है। एडिटर है, अखबार हाथ में लिए है। कवि है, एक पंडित देसी महाशय हैं। फिर दूसरा देसी महाशय है देशलाइटी, ठीक है, जो राजद्रोह करता है, ठीक है। उसके बाद भारत भाग्य है। ये इतने 19 जो है पात्र हैं इसमें भारत दुर्दशा नाटक में, तो इन पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं नाटक का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। अब आगे देखते हैं। इस नाटक में टोटल 6 अंक हैं, ठीक है, 6 अंक हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अंकों के नाम, लेकिन हम जो है सीधे बुक से मैंने पेजेस लिए हैं, तो उन बुक से ही सीधे हम देखते हैं। ये पहला पेज है, मंगलाचरण है। यहाँ पे इस मंगलाचरण को आप लोग ध्यान रखिएगा। जय 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 गुणथापन करन, नासन मलिच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल्प अवतार, ठीक है। तो ये मंगलाचरण दे के पूछा जा सकता है कि किस नाटक से है, तो भारत दुर्दशा नाटक से। अब पहले अंक का देखेंगे। सबसे पहला अंक यहाँ पे क्या नाम है? बीथी। एक योगी गाते हुए, लावनी गाते हुए आता है। रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, ठीक है। तो ये जो है योगी का जो है ये लावनी गीत है। ये सभी गीतों को याद रखिएगा, खास करके जो मैंने हाईलाइट किया है। सबके पहले जे ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो, ठीक है। और ये नीचे की पंक्ति जो है, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है दूसरा अंक। दूसरे अंक का नाम है शमशान, जो टूटे फूटे मंदिर हैं, ठीक है। यहाँ पे कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर जो है पड़ी हैं, ठीक है। शमशान याद रखिएगा। पहले अंक का नाम बीथी, दूसरे का शमशान, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भारत का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किस अंक में किस पात्र का प्रवेश है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पहले अंक में जो है योगी जो पात्र है उनका यहाँ प्रवेश होता है लावनी गाते हुए। उसके बाद दूसरे अंक में देखेंगे तो भारत का प्रवेश है। अब यहाँ पे जो है संस्कृत में कुछ यहाँ पे पंक्ति दी गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सुचग्रम
नवम दस्यामी बिना युद्धेन केशवम। ठीक है, तो इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका है? भारत का है। और किस अंक में? दूसरे अंक में। उसके बाद दूसरे अंक में भारत का गीत है यहाँ पे, को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हा होई अनाथ। ये पूरी पंक्ति को एक नज़र आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलेंगे आगे। अब देखेंगे तीसरा अंक। तीसरा अंक का नाम है मैदान। पहले अंक का क्या नाम था? बीथी, दूसरे का शमशान, तीसरे का मैदान। ठीक है, यहाँ पे फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव देखे कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। ये पंक्ति भी देकर पूछा जा सकता है कि किस अंग से है या किस पात्र का है, तो ये भारत दुर्देव का है। ठीक है, अगर आप लोग नाटक अच्छे से पढ़े हैं एक एक लाइन बाय लाइन, तो पंक्ति अगर देता है तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत नाचता हुआ गाता है। भारत नहीं, भारत दुर्देव। ठीक है, भारत और भारत दुर्देव में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विलन है भारत दुर्देव। अब इसके जो यहाँ पे गीत है देखेंगे। अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। ठीक है, ये इसकी पंक्तियाँ हैं, गीत हैं। इन गीत को आप लोग याद रखिए, जो मैंने हाईलाइट किया उसको याद रखिएगा। एक ये है, काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। ठीक है, ये पंक्ति याद रखेंगे आप लोग। और ये वाली, फूट बैर और कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। एक मिनट रुक जाइए तो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इन गीत को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे अंक में जो है यहाँ पे सत्यानाश आता है। तीसरा अंक है ना, दूसरा अंक बोल रही हूँ, सॉरी, तीसरे अंक में। ठीक है, फिर सत्यानाश है, फिर भारत दुर्देव है। यानी भारत दुर्देव और सत्यानाश की जो एंट्री है, जो आते हैं ये तीसरे अंक में है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पंक्ति को याद रखिएगा आप लोग। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीत छुड़ाए, किए 3 13 सबे चौका चौका लाए। ये जो गीत है ये किसका है? सत्यानाश का है। ठीक है, सत्यानाश के दोनों गीतों को याद रखेंगे। रच बहुविधि के वाक्य पुराणन मही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। ये जो है सत्यानाश के गीत हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चौथा अंक देखेंगे। चौथे अंक का कोई नाम नहीं है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा जो नाटक है 6 अंक हैं, इसमें चौथे अंक का नाम नहीं है। बस देखेंगे कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। ठीक है, फिर जो है रोग का प्रवेश होता है। तो चौथे अंक का नाम है नहीं, तो यह पूछा जा सकता है कि चौथे अंक में सबसे पहले किस पात्र का प्रवेश होता है? तो रोग का होता है। ठीक है, रोग का। अब रोग गाता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही डट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है, आ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति, ये चारों लाइन याद रखेंगे। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैधन के अतारन के प्राण। ठीक है, ये किसके गीत हैं? ये रोग के हैं। 5वां अंक किताब खाना। 5वें अंक का क्या नाम है? किताब खाना। ठीक है, 6 सभ्यों की कमेटी जो है यहाँ पे बैठी हुई है। सभापति चक्रादार टोपी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हैं, छड़ी लिए हैं। 5 सभ्यों में 1 बंगाली, 1 महाराष्ट्री और 1 अखबार में हाथ लिए एडिटर, 1 कवि और 2 देसी महाशय। यहाँ से प्रश्न जो है बन चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कमेटी 6 सभ्यों की जो कमेटी बैठी है, इसमें कौन कौन पूछ सकता है नहीं है या कौन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 5 सभ्यों की कमेटी में कौन है? 1 बंगाली है, 1 महाराष्ट्री है, ठीक, 1 अखबार
महाराष्ट्री जो एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, ठीक है, एक एडिटर है, उसके बाद एक ही कवि है, ठीक है, महाशय दो हैं, दो देसी महाशय हैं। चलिए अब देखेंगे 5वें अंक में जो नाम है किताब खाना, इसमें जो है सबसे पहले सभापति का प्रवेश होता है, सभापति का। छठा अंक का नाम है गंभीर वन का मध्य भाग, ठीक है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। फिर भारत भाग्य का प्रवेश होता है, भारत भाग्य गाता हुआ है। राग चैती गौरी, जो ये गीत है इसका नाम है राग चैती गौरी। जागो जागो रे भाई, शोकत निस धौस गवाई, जागो जागो रे भाई। ये गीत आप लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, इसका PDF मैं आप लोग को दे दूंगी। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विदा लहि जग शिक्षित, भारत ते जगत विस्तारा, भारत भय कांपत संसारा, ठीक है। तो ये जो गीत है ये भारत भाग्य के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा नाटक, अंधेर नगरी नाटक पे। अंधेर नगरी नाटक देखेंगे, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1881। शैली क्या है इस नाटक की, तो हास्य व्यंग्य शैली है। एक प्रकार का प्रहसन जो है, इस नाटक को प्रहसन भी कहते हैं, ठीक है। इस नाटक में भी 6 अंक हैं। नाटक का आधार जो है नाटक का बिहार के रजवाड़े की गई है, ठीक है। आधार नाटक की रचना जो है बिहार के रजवाड़े की गई है। लेखक ने इस नाटक को एक ही रात में लिखकर पूरा किया। हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था में आरंभ हुआ था इसका लेखन, ठीक है। अब देखेंगे नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पहला पात्र है महंत। नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं महंत, ठीक है। नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के लोभी शिष्य, ठीक है। लोभी शिष्य कौन है इसमें से, गोवर्धन दास हैं। नाटक के अन्य पात्र हैं कबाब वाला जो मसाले बेचने वाला है, घासीराम चने बेचने वाला है, घासीराम का याद रखिएगा, चना बेचता है ये, ठीक है। नारंगी वाला हलवाई, कुजड़िन कौन है, सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन विक्रेता है, मछली वाली मछली बेचती है। जात वाला जो ब्राह्मण होता है, बनिया जात बेचता है, जात वाला, ठीक है। फिर है बनिया। उसके बाद दरबार के अन्य जो पात्र हैं वो हैं राजा, मंत्रीगण, सेवक। ये इतने पात्र हैं अंधेर नगरी नाटक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर के पात्र हैं फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई। उसके बाद है गरेड़िया, कोतवाल, पहला प्यादा। ये सभी पात्र हैं, महत्वपूर्ण हैं। नाटक का विषय देखेंगे मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण, न्याय व्यवस्था की विसंगति, सामाजिक विकृति का चित्रण, अंग्रेजों के समय सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति का चित्रण, अंग्रेजी शासन की दुरावस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश, ठीक है। मूल उद्देश्य जो इस नाटक का यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजी शासन की दुरावस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश, बाजार विज्ञापनों के जरिए कुरूपता का चित्रण, जन चेतना को जगाया, मूल्यहीन शासन व्यवस्था, ज्ञान और अज्ञान की टकराहट को दिखाया गया है इस नाटक में, ठीक है। अब देखेंगे नाटक की दृश्य योजना, यानी कुल कितने अंक हैं नाटक में देखेंगे, नाम भी देखते चलेंगे। पहले अंक का नाम है बाह्य प्रांत, दूसरे अंक का नाम है बाजार, तीसरे अंक का नाम है जंगल, चौथे अंक का नाम है राज्यसभा। मिनट। चलिए देखेंगे, चौथे अंक का नाम है राज्यसभा, पांचवें अंक का नाम है अरण्य और छठे अंक का नाम है शमशान, ठीक है। टोटल 6 अंक हैं अंधेर नगरी नाटक में, ठीक है ना। यानी भारत दुर्दशा नाटक में और अंधेर नगरी नाटक में, दोनों नाटक में 6-6 अंक हैं और नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
पहले अंक का नाम बाह्य प्रांत, फिर बाजार, फिर जंगल, राज्यसभा, अरण्य, शमशान, है ना। ऐसे इमेजिन करिएगा, बाह्य प्रांत है, वहाँ पे बाजार लगे हुए हैं, ठीक है। बाजार कहाँ लगा है? जंगल में, ठीक है। जंगल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बाजार लगा है। सॉरी, फिर से बताती हूँ मैं। बाह्य प्रांत है, ठीक है, ऐसे माइंड में बिठाइएगा। बाह्य प्रांत है, वहाँ पे बाजार लगा हुआ है, ठीक है। बाजार जो है ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में है, ठीक है। अब जंगल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है राज्यसभा है। राज्यसभा से आगे हम निकलते हैं तो अरण्य, फिर से जंगल, अरण्य मीन्स भी जंगल होता है। उसके बाद जो है अरण्य के बाद शमशान आ जाता है। तो ऐसे इमेजिन कर लेंगे माइंड में, तो भूलेगा नहीं। अब इसका देख लेते हैं, पेज ओपन करेंगे। पहला पेज तो समर्पण आता है। समर्पण, ये यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है। मान्य योग्य नहीं हो तो कोरो पद पाए, मान्य योग न नरते जे केवल परहित जाए। ये पंक्ति है समर्पण, पहले ही पेज में दिया गया है अंधेर नगरी नाटक में, ठीक है। तो ये दे के पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंधेर नगरी नाटक से है ये। आगे देखेंगे, यद्यपि लोक की रीति यही, पै अंत धर्म जय, जो नाही यह लोक तपत, छलियन अति जय भी भय, ठीक है ना। तो हाईलाइट किया, इसको याद रखेंगे। और भी जो पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, गीत दिए गए हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि गुणगानकर, ठीक है, गुणगानकर और धोकनी, ये जो है यहाँ पे अर्थ यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि किसका अर्थ जो है यहाँ पे दिया गया है। भाथी का अर्थ जो है धोकनी है, ठीक है। भाथी का अर्थ यहाँ पे धोकनी है। ये जो है दूसरा करके दिया गया है, ठीक है। अब पहला देख लेते हैं, बहुत ना बारीक लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। पहले का क्या अर्थ है? हाँ, ये देखेंगे यहाँ पे वंची, ठीक है। वंची का अर्थ है यहाँ पे, वंची का अर्थ है गुणगान कर, ठीक है, गुणगान कर। और धोकनी किसका अर्थ है? भाती का, ठीक है। तो ये पेज में मेंशन है, पूरा पेज मैंने लिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले अंक का यहाँ पे देखेंगे, बाह्य प्रांत है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज़्यादा है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिन सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम के घास जंगल की तुलसीदास भय भज रघुराई। तो यहाँ पे नसाई और राई का क्या अर्थ है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। नसाई का नष्ट होना और राई का अर्थ है विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। नसाई और राई का अर्थ ध्यान रखिएगा, नसाई का नष्ट होना, राई का विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए दूसरा अंक देखेंगे। दूसरे अंक का नाम है बाजार। दूसरे अंक में सबसे पहले कबाब वाला, फिर घासी राम जो है यहाँ पे इसके जो है गीत दिए गए हैं। चने जोर गरम चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, ठीक है। तो ये गीत जो है अंधेर नगरी नाटक से है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ देखेंगे काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं, जो 1 2 3 4 करके दिया गया है ना, वो इसके जो है अर्थ दिए गए हैं। तौकी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तौकी का अर्थ है काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं, और मैना का अर्थ है काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, ये तो एक ही दिया गया है ना यहाँ पे। तो इन सब का अर्थ जो है यहाँ पे काशी की तत्कालीन वेश्याएं, इनको ही बोला गया है तौकी, मैना, गफूरन और मुन्नी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरे अंक को देखते हैं। तीसरे अंक का नाम है जंगल। यहाँ पे महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो गाते हुए आते हैं, और दूसरी ओर से जो है गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं।
ठीक है। अब गोवर्धन दास यहाँ पे देखेंगे 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। कितने सेर मिठाई खरीदता है गोवर्धन दास? तो 3.5 सेर। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। अब आगे देखेंगे चौथा अंक। चौथे अंक का नाम है राज्यसभा। यहाँ पे राजा, मंत्री और नौकर लोग जो है यथास्थान स्थित हैं। नाम याद रखिएगा, चौथे अंक का नाम है राज्यसभा। 5वें अंक पे चलेंगे। मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि पिनक हस का नशा किसका अर्थ है और अकारण किसका अर्थ है। यहाँ पे नंबर दिया होगा। नाहक, नाहक का मतलब अर्थ है अकारण, और पिनक किसका नाम है, किसका अर्थ है? पिनक देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पिनक का अर्थ पिनक दिया गया है। ठीक है, तो ये एक एक अर्थ यहाँ पे दिया गया है, तो ज़रूरी यहाँ से है। मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 5वां अंक देखेंगे। 5वां अंक है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं राग काफ़ी। ये जो गीत है ये राग काफ़ी है। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ठीक है, राग काफ़ी गीत है। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। ठीक है, जात पात नहीं पूछे कोई, हरि को भजे हरि को होई, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। ये सभी गीत किसके हैं? राग काफ़ी गीत हैं, गोवर्धन दास गाते हुए आता है। 6ठा अंक है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही प्रवेश करते हैं, है ना, क्योंकि वो ढूंढते हैं कि सबसे मोटा जो है कौन है। तो यही खा पी के जो मोटाए हुए बैठे रहते हैं, इनको पकड़ के ले जाते हैं सब टांग करके 2 सिपाही। ये याद रखिएगा। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो हुई नशे जैसे चौपट राज। अब आपो ही का अर्थ यहाँ पे देखेंगे दिया होगा अपने आप स्वयं। ठीक है, फांसी के लिए लगाया गया तख्ता, ये किसका अर्थ है? तीसरा यहाँ पे दिया गया होगा टिकठी। ठीक है, टिकठी का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? फांसी के लिए लगाया गया तख्ता। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त नाटक पे। 2 नाटक हमने पढ़ लिया, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अब चंद्रगुप्त नाटक देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है चंद्रगुप्त नाटक। प्रकाशन वर्ष है 1931। थोड़ा बड़ा करती हूँ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखेंगे। यह नाटक 1931 में पूर्ण कल्याणी परिणय 1912 नाम से जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है यह जो है कल्याणी परिणय नाम से 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बाद में इसमें जो है कुछ कथा और जोड़कर चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित किया गया। चंद्रगुप्त नाटक का नाम बदलकर बाद में जो है 1933 में अभिनव गुप्त कर दिया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे इस नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं, 13 गीत है। ये 44 हैं, ये एक ही में मिक्स हो गया तो ऐसे पॉपा दिख रहा है ना। नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं, 13 गीत हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं, 9 रहेगा। ठीक है, और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। ध्यान रखिएगा, एक सबसे पहले प्रथम अंक में 11 दृश्य, 10, 9, फिर 14। आगे बढ़ते हैं। ये भूमिका से कुछ जो है यहाँ पर लिया गया है, देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है इस नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन, मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। तीसरा है चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों का समाप्ति। चौथा है आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। 3 घटनाएं हैं इस नाटक में, तीनों घटनाएं याद रखेंगे। अलेक्जेंद्र का आक्रमण, नंदकुल का पराजय, सेल्यूकस का पराभव। ठीक है, अब पात्र देख लेते हैं, पात्र परिचय।
चाणक्य है जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, चंद्रगुप्त है जो मौर्य सम्राट है, नंद है जो मगध का सम्राट है, राक्षस मगध का अमात्य, वरुरुचि कात्यायन ये भी मगध के अमात्य होते हैं, शकटार जो है मगध का मंत्री है, अंभीक जो है तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहहरण मालवगढ़ का मुख्य कुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है जो पोरस नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स जो है सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता, एनी सक्रेटिस सिकंदर का सहचर, देववल नागदत्त गढ़मुख ये जो है मालव गणतंत्र के पदाधिकारी होते हैं जो गौड़ पात्र में आएंगे ये सब, साइब्रिटियस और मेगस्थनीज यवनदूत, गांधार नरेश जो है अंबिक का पिता है, सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति है, दंडनायक एक तपस्वी है। दंडनायक इम्पोर्टेंट पात्र है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं महिला पात्र कौन कौन है। अलका है तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सक्कार की कन्या है, सक्टार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की कुमारी है, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। अब देख लेते हैं 4 अंक हैं इस नाटक में। तो प्रथम अंक में जो है दृश्य जो हैं उन दृश्यों का नाम देख लेते हैं और किस दृश्य में कितने गीत हैं। टोटल 13 गीत हैं, तो उन गीतों को भी मैंने लिया है। तो गीत महत्वपूर्ण है, घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिएगा। 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्लास है। देखेंगे पहले अंक का नाम है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, दूसरे अंक का नाम है मगध सम्राट के विलास कानन, तीसरे अंक का नाम है पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया गया है तीसरे अंक में, ठीक है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं, बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, है ना। उसके बाद 5वां अंक देखेंगे मगध में नंद की राजसभा का दृश्य। इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका यानी छठे दृश्य में। 7वां दृश्य है मगध का बंदी गृह, 7वां दृश्य है मगध का बंदी गृह। 8वां दृश्य है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। 9वां दृश्य है पर्वतेश्वर की राजसभा जहाँ चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद होता है। 10वां अंक है कानून पंथ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। सिंधु तट पर अमात्य दंडनायक का आश्रम, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत डीप है, ये आप लोग पेड कोर्स भी लिए होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी ये सब बताया जाता होगा, पता नहीं। अब देखेंगे गीत है पहले अंक में। 11 दृश्यों को हमने देखा, अब गीत देख लेते हैं। सुवासिनी का गीत है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, मधुसरिता सो या हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब संध्या मलय आकुलित कुदुल कालित हो यूं छिपते हो क्यों। ये सुवासिनी का गीत है, ठीक है। उस बार राक्षस का यहाँ पे गीत है निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। ये राक्षस का गीत है। 2 गीत हैं पहले अंक में। अब आते हैं दूसरे अंक पे जिसमें 10 दृश्य हैं। 10 दृश्यों को देखेंगे नाम। उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया, पहला अंक, दूसरे अंक का पहला अंक। दूसरा दृश्य देखेंगे झेलम तट के वन पथ में चाणक्य चंद्रगुप्त, ठीक है। तीसरा अंक देखेंगे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। चौथा अंक है मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। 5वां दृश्य है बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका। 6वां दृश्य है मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिषद। 7वां दृश्य है पर्वतेश्वर का प्रसाद और अलका। 8वां दृश्य रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। 9वां दृश्य शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। उसके बाद है 10वां दृश्य मालव दुर्ग का भीतरी भाग। 10 दृश्य हो गए। अब गीत देख लेते हैं। द्वितीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत। कार्नेलिया का है अरुण व मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षेत्र को मिलता एक सहारा। बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अलका का गीत है प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने को थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्ह ने की न तनिक थी चाह।
बेच डाला था हृदय कोमल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। ये अलका का गीत है। अलका का एक और गीत है, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि का रेख। ये भी अलका का गीत है। 3 गीत हैं दूसरे अंक में, ठीक है, और पहले अंक में 2 गीत हैं। अब आते हैं तीसरे अंक में। तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं। 9 दृश्य का नाम देखेंगे। विपाशा तट का शिविर, दूसरा दृश्य है रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ। तीसरा दृश्य है रावी के तट पर सिकंदर का बड़ा बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर है वहाँ पे। चौथा दृश्य है पथ में चर और राक्षस। 5वां दृश्य है मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। 6ठा दृश्य है कुसुमपुर का प्रांत भाग्य, जहाँ पे चड़क, मालविका और अलका रहते हैं। 7वां दृश्य नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। और 8वां दृश्य है कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। 9वां दृश्य नंद की रंगशाला। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना दृश्य है कैसे याद होगा? पूरा दृश्य मुझे पता है नहीं याद होगा, ठीक है। एक एक ऊपर का 1-1, 2-2 लाइन और लास्ट का 2-2 लाइन याद रखिएगा, पढ़ जाइएगा इसको। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, एकदम बिल्कुल ऐसा मत सोच लेना आप लोग कि नहीं यहीं से भी आएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा याद कर ले। याद करना नहीं है, पढ़ जाइएगा। हाँ, लेकिन अंक का नाम याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। चारों अंक में पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं, ठीक है। और गीतों की भी संख्या आप लोग याद रखिएगा। क्या पता गीत की संख्या पूछ दे कि पहले अंक में कितने गीत हैं, तो 2 हैं, दूसरे में जो है 3 हैं। अब तीसरे अंक में देखते हैं कितने गीत हैं। तीसरे अंक में देखेंगे यहाँ पे सुवासिनी का गीत है, यहाँ पे नंद सुवासिनी का गीत है। यहाँ पे देखेंगे आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोमल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। ये जो है सुवासिनी का गीत है, आप लोग देख लेंगे, एक ही गीत है, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। 14 दृश्य को देख लेते हैं। मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। दूसरा दृश्य है पथ में राक्षस और स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। नहीं, ध्रुव स्वामिनी नहीं, पथ में राक्षस और स्वामिनी, ठीक है। तीसरा दृश्य है परिषद गृह। चौथा दृश्य है प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। 5वां दृश्य प्रभातो, राज मंदिर का एक प्रांत। आगे देखेंगे सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। 7वां दृश्य कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर। 8वां दृश्य पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। 9वां है ग्रीक शिविर। 10वां है युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। 11वां है शिविर का एक अंश। 12 है पथ में साइबटियस और मेगस्थनीज। 13 है दंडनायक का तपोवन। 14 है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा ही याद रखिएगा। यहाँ पे एक ओर से सब परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबेटियस, मेगस्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश, सबसे लास्ट का। ये तो याद रहेगा ना, याद रखिएगा राज्यसभा। चतुर्थ अंक में देखेंगे गीत कल्याणी का है, सुधा सीकर से नहली दो, लहरें डूब रही हो बस में, न जाए वे अपने बस में, रूप शशि इस व्यवस्थित हृदय सागर को बहला दो। ये कल्याणी का गीत है चतुर्थ अंक में। उसके बाद नेपथ्य से गान है। ये नेपथ्य से गान है चंद्रगुप्त नाटक में। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला, शांत गगन सी रागमयी, यह बड़ी तीव्र है हाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी, क्या यह फूलों की माला। मतवाला, हाला, माला, ठीक है। ज्वाला, मतवाला, हाला, माला, ये याद रखिएगा। लास्ट क्या नई गीत याद हो रही है तो नेपथ्य गान है ये। हाला माला ऐसे याद रखिएगा, नेपथ्य, हाला माला नेपथ्य, ऐसे बार बार रटेंगे, ध्यान रहेगा। उसके बाद देखेंगे मालविका का गीत है मधुप कब एक कली का, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से, मिलता भर बिहारी कंजगली का है, ठीक है। ये मालविका का गीत है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मालविका का एक और गीत है, बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। ये मालविका का गीत है। नीचे भी एक गीत है, देखेंगे यहाँ पे मालविका गाती है, ठीक है। ये अलका का है, माद्री तुंग श्रृंग से प्रभु
शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, ये अलका का है। उसके बाद संवेद गायन है, नहीं संवेद गायन नहीं है, ठीक है। हे सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा माधव समनों में गंथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे व प्रेममयी रजनी। ये सुवासिनी का गीत है चतुर्थ अंक में, जिसमें 14 दृश्य हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को, स्टोरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, और यहाँ यहीं से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। बाकी मैंने संवाद को नहीं लिया है, संवाद को मैं रखूँगी तो कम से कम 4 घंटे क्लास लगेंगे, और इतना टाइम नहीं है, नहीं आप लोगों के पास नहीं मेरे पास। चलिए देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928, 5 अंक हैं इसमें। ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो है यहाँ पे देखेंगे जन्म जो है 1889 और मृत्यु जो है 1937। इस नाटक में यानी स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य, द्वितीय अंक में 7 दृश्य, तृतीय अंक में 6, चतुर्थ अंक में 7, पाँचवें में 6, यानी 7-7 6-7-6 ऐसे याद रखिएगा, 7-7 6-7-6, ठीक। अब प्रथम अंक में जो 7 दृश्य हैं उनको देख लेते हैं। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पार्षद। तीसरा दृश्य है पथ में मातगुप्त। चौथा दृश्य है अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। पांचवा दृश्य है अंतपुर का द्वार, नगर प्रांत में पथ। छठा दृश्य है, सातवां है अवंती के दुर्ग में देवसेना विजय और जयमाला, सातवां दृश्य, ठीक है। तो लास्ट का ये 2 याद रखेंगे, नगर प्रांत के पथ में और अवंती के दुर्ग में देवसेना और जयमाला। और ये उज्जैनी में गुप्त और कुसुमपुर के राज मंदिर, इतना याद रखेंगे, ऊपर का 2 नीचे का। और द्वितीय अंक में देखेंगे 7 दृश्य हैं। तो पहला दृश्य है मालव में शिप्रा तट पर कंज में, दूसरा दृश्य है मठ में प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क और सर्वनाग हैं। तीसरा दृश्य है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। चौथा है बंदी गृह में देवकी और रामा। पांचवा है अवंती के दुर्ग का एक भाग, वधुवर्मा और जयमाला का प्रवेश। छठा है पथ में भट्टार्क और उसकी माता। सातवां है राजसभा, जिसमें भट्टार्क, भीमवर्मा, मातृगुप्त सभी जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रवेश होता है। तृतीय अंक में देखेंगे 6 दृश्य हैं। पहला दृश्य है शिप्रा तट, दूसरा है शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, तीसरा है मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरुगुप्त, विजया और भट्टार्क। चौथा है उपवन में जयमाला और देवसेना। पांचवा है गंधार की घाटी रण क्षेत्र। छठवां है दुर्ग के सम्मुख कुंभा और रण क्षेत्र। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं, 7 देखते हैं। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी, उसके बाद भट्टार्क का शिविर। तीसरा है कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त। चौथा है नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और प्रख्यात कृति। पांचवा दृश्य है बिहार के समीप चतुष्पथ और एक ब्राह्मण लोग बलि का प्रकरण लिए। दूसरा और उत्तेजित भिक्षु का बोध जनता दंडनायक का प्रवेश होता है, ठीक है। ये 5वां दृश्य है। छठवां है पथ में विजया और मातृगुप्त। 7वां है कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। 5वें अंक में जो है 6 दृश्य हैं, 6 दृश्य देखेंगे। पथ में मेदुगल कनिष्क स्पूत के पास महादेवी का समाधि। तीसरा दृश्य है स्पूत का पार्श्व। चौथा दृश्य है महाबोधि बिहार में अनंत देवी, पुरुगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हुड़ और सेनापति। 5वां दृश्य है रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टार्क, चक्रपालित। और छठा दृश्य उद्यान का एक भाग, ठीक है। ये दृश्य हो गए, पढ़ लीजिएगा दृश्यों को। उसके बाद पात्र परिचय देख लेंगे। पुरुष पात्र जो है स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, पुरुगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पुरुगुप्त जो है कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र, वधुवर्मा मालव का राजा, भीमवर्मा वधुवर्मा का भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि जो है बौद्ध कपालिक, प्रपंच बुद्धि
बौद्ध कपालिक सर्वनाग अंतर्देवी विषय पति धातुसेन, जो कुमारदास के नाम से भी जाना जाता है, ये जो कुमारदास के प्रच्छन्न रूप में सिंघल का राजकुमार। और भट्टार्क नवीन महाबली कृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य, और खिलिंग हुड़ आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक है, और प्रख्यात कीर्ति जो है लंकाराज है, कुल का भ्रमण महाबोध बिहार का स्थाविर। ये हो गए पुरुष पात्र। अब स्त्री पात्र देख लेते हैं। देवकी है जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंदगुप्त की माता है। अनंता देवी है जो कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरुगुप्त की माता है। जयमाला वधु वर्मा की स्त्री है, मालवा की रानी है। देवसेना वधु वर्मा की बहन है। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या है, विजया, ठीक है। कमला कौन है? तो भट्टार्क की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त के परिणीय और सखी दासी इत्यादि, ठीक है। ये हो गई स्त्री पात्र। अब प्रथम अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। पुरुष पात्रों के नाम, अच्छा दोबारा आ गया है, चलिए ये तो हो गया, ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है दोबारा आ गया। अब देखेंगे गीत, स्कंदगुप्त नाटक के गीत, ठीक है। नर्तकियों जो है प्रवेश करती हैं पहले अंक में, न गाती हैं, न छेड़ना उस अतीत स्मृति के खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तड़प उठे सुना ऐसी पुकार कोकिल, हृदय धूल में मिला दिया उसे चिन्ह सा किया, खिले फूल सब गिरा दिया है ना अब बसंती बिहार कोकिल। ये जो है किसके गीत है? नर्तकियों का गीत है, और पहले अंक में जो प्रवेश करती हैं तो गाती हैं। इन गीतों को एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। फिर स्त्रियां गाती हैं, हमारे निर्बल के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। ये स्त्रियों के गीत हैं। उसके बाद देवसेना का गीत है यहाँ पे, भरा नैनों में मन के रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर, ठीक है। ये पूरे गीत याद रखेंगे आप लोग, पढ़ लीजिएगा। देवसेना का है, महत्वपूर्ण है। अब द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण गीत यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। द्वितीय अंक के जो है यहाँ पे गीत है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेपथ्य गान है, इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के धन लहरे। चलिए आगे तृतीय अंक के महत्वपूर्ण गीत है, नेपथ्य गान है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चतुर्थ अंक में जो है यहाँ पे नर्तकी गाती हैं, भाव निधि में लहरिया उठी तभी भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली बस अभी। ये जो है भट्टार्क के शिविर में नर्तकी गाती हैं। कौन से अंक में भाई? चतुर्थ अंक में। एक अंक और बचा है। पंचम अंक के महत्वपूर्ण गीत यहाँ पे देखेंगे, विजया गाती है। ये सभी विजया के गीत हैं। ऊपर से शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, ठीक है। चलिए अब आते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक पे। ध्रुव स्वामिनी के नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक ये भी है। इसमें जो है 3 अंक हैं, ठीक है, 3 अंक है, 3 ही दृश्य हैं। पात्र देखेंगे ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त। 3 अंक का नाम देख लेते हैं। शिविर का पिछला भाग, दूसरा है शंखदुर्ग के भीतर सुनहले कम्बल खंभों का एक दालान, तीसरा है शंखदुर्ग के भीतर प्रकोष्ठ। पात्र देखेंगे यहाँ पे मंदाकिनी है, फिर कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, किलिक और मिहिरदेव। आगे ये जो है सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजरा, ये नर्तकियाँ, ये सारे गौड़ पात्र हैं, ठीक है, गौड़ पात्र हैं ये। प्रथम दृश्य, यहाँ पे प्रथम दृश्य देखिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है ध्रुव स्वामिनी का प्रथम दृश्य देख के, कुछ पंक्तियाँ दे के पूछा जा सकता है। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है, शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्र का टंगा है, मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम वाले पर्दे खंभे हैं। अब पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी के नाटक में जो है किस दृश्य का ये जो है पंक्ति है, तो प्रथम दृश्य की यहाँ पे जो शुरुआत होती है।
अब यहाँ पे द्रुस्वामी के यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं PDF दे दूँगी। प्रथम दृश्य के महत्वपूर्ण गीत देखेंगे। यह कसक करे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता जा, रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुण बन दुखिया वसुधा, परसी तलता फैलाता बह जा। मंदाकिनी गाती है, ये गीत जो है मंदाकिनी का है। अब ये नीचे जो है मंदाकिनी के गीत हैं, ये सारे मंदाकिनी के गीत हैं, ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। द्वितीय दृश्य के सभी महत्वपूर्ण गीत यहाँ पे हैं, देखेंगे। कोमा का गीत है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें पैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। चलिए आगे देखते हैं। ये नर्तकियाँ गाती, ये नर्तकियों का गीत है, ठीक है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली, अलक घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा, अब बहने लगी निराली है। ये नर्तकियों का गीत है, पूरे गीत को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है अगला नाटक है अंधा युग नाटक। धर्मवीर भारती नाटककार हैं अंधा युग के। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1955 में हुआ था। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। देखेंगे यहाँ पे अंक के नाम दिए गए हैं। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद जो है तीसरे और चौथे अंक के बीच में जो है अंतराल आता है जिसका नाम है पंख पहिए और पट्टियाँ। फिर चौथा अंक आता है, इसके बाद अंतराल के बाद चौथा अंक आता है जिसका नाम है गंधारी का शाप। 5वां अंक का नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद जो है समापन प्रभु की मृत्यु से स्टार्ट हो जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। समापन क्या है? प्रभु की मृत्यु। तो अंक का नाम है आप लोग याद रखेंगे। विषय वस्तु एक बार देख लेते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भाव बोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। किस छंद में की गई है? मुक्त छंद में। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म अधर्म आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नाटक की भूमिका से लिया गया है। कहते हैं पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है, ठीक है। तो ये किस नाटक की भूमिका से है? तो अंधा युग नाटक से। किसका है? धर्मवीर भारती का। देखेंगे अगला पॉइंट है यहाँ पे। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन का भी योजना किया गया है, जो हमने देख लिया पहले ही, ठीक है। अंतराल जो है तीसरे और चौथे अंक के बीच में आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना जो है अंधा युग, यानी स्थापना से अंधा युग जो शुरुआत होता है, ठीक है। नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होता है। नाटक का आरंभ किससे होता है? तो मंगलाचरण से होता है तथा युद्ध उपरांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पात्र कौन कौन है देख लेते हैं। अश्वत्थामा है, गुरुद्रोण के पुत्र, दुर्योधन का मित्र, ठीक है। उसके बाद कृष्ण है, पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हस्तिनापुर के राजा और पुत्र मुँह में अंधा पिता। कीर्तिवर्मा युद्ध के बाद जो है ये जीवित रहते हैं। कीर्तिवर्मा कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करे महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत जो है धृतराष्ट्र से सुनाता है संजय। वृद्ध याचक कौन है? एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाने के बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। युत्सु जो है धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। पूछा जा सकता है कि अंधा युग नाटक में कौन सा पात्र जो है, जो पौराणिक पात्र है, उनमें से कौन सा पात्र युद्ध के अंत तक बचा रहता है? तो युत्सु होगा, ठीक।
अब गौड़ पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी और बलराम, ये सभी गौड़ पात्र हैं। विशेष क्या है इस नाटक का देखेंगे, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है जो गांधारी है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह जो है एक सफल नाटक है। कैसा नाटक है भाई? सफल नाटक है। अब देखते हैं अगला नाटक मोहन राकेश का आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक देखेंगे। अभी हमने अंधा युग को देखा, आधे अधूरे नाटक। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1969 है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह नाटक धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आधे अधूरे जो नाटक है, यह धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था इसका प्रथम मंचन दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे निर्देशक ओम शिवपुरी का वक्तव्य यहाँ पे नीचे दिया गया है। कहते हैं यह आलेख एक स्तर के स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। आगे कहते हैं फिर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। ये देकर पूछा जा सकता है कि ये किसके कथन हैं। मोहन राकेश दे देगा, ओम शिवपुरी दे देगा और एक दो लोगों का नाम दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओम शिवपुरी का है, ठीक है, ना कि मोहन राकेश, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मोहन राकेश का है नाटक, तो हो सकता है उनका ही कथन हो, है ना। आगे देखेंगे यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। आगे कहते हैं यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का निदर्शन है। आगे कहते हैं कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। अब पात्र देख लेते हैं। पात्र कौन कौन है? काले सूट वाला आदमी है जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में, यानी एक ही आदमी है काले सूट वाला, वो 4 पुरुष की भूमिका निभाता है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुरुष 1 के रूप में वेशांतर पतलून कमीज जो जिसका नाम है महेंद्रनाथ सावित्री का पति है। 22 साल का दाम्पत्य जीवन, जिंदगी में अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्रनाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। ध्यान रखेंगे महेंद्रनाथ का परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली में। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंध को लेकर असहज रहता है। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहना हुआ कौन है? सिंघानिया है, जो सावित्री का बॉस है। दूसरा पुरुष जो है वो कौन है? सावित्री का बॉस है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है और असंबद्ध बातें करता है। ये जो पुरुष 2 जो है इससे असंबद्ध बातें करता है और अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 कौन है? जगमोहन है, जो पतलून टी शर्ट पहनता है। ये सावित्री का पुराना मित्र है और वर्तमान में पुनः दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है इसका। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल रहती है। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। पुरुष 4 देखेंगे, पुरुष 4 के रूप में जो है पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट पहना हुआ है कौन है? जुनेजा। पुरुष 4 कौन है? जुनेजा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महेंद्रनाथ का मित्र है तथा पुराना बिजनेसमैन पार्टनर है। नाराज व्यवस्थित होकर महेंद्रनाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव से काय्यापन है। उसके बाद स्त्री कौन है? उम्र 40 को छूती सावित्री है, जो स्त्री है। ठीक है, केंद्रीय पात्र है, यानी मुख्य पात्र है। पुरुष 1 की पत्नी है, एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग है और खीज और तनाव से ग्रस्त है। उसके बाद जो है बड़ी लड़की है। बड़ी लड़की का नाम है बिन्नी, जिसकी उम्र है 20 वर्ष, 20 से ऊपर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 से ऊपर नहीं है। नाम क्या है? बिन्नी।
सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भाग कर शादी कर लेती है। भाव में परिस्थितियों के संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव, अब घर में बेगाना महसूस करती है। कौन? बिन्नी। उसके बाद छोटी लड़की किन्नी, क्या नाम है इसका? किन्नी। उम्र 12 और 13 के बीच है। बड़ी लड़की का 20 से ऊपर नहीं है और छोटी लड़की है जो किन्नी है इसकी उम्र जो है 12 और 13 के बीच में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो है भाव जो है कैसा है? भाव, स्वर, चाल, हर चीज़ में विद्रोह। स्कूल की विद्यार्थी है अभी ये। लड़का जिसका नाम है अशोक, इसका उम्र है 21 वर्ष के आसपास, जो बीएससी की पढ़ाई अधूरी, अभी इसकी जो है बीएससी की पढ़ाई अधूरी है। बीएससी आप लोग ध्यान रखिएगा। लड़का जो है क्या कर रहा है? बीएससी। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी है। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट, यानी हंसता है तब भी इसके फेस से जो है कड़वाहट ही झलकता है। कथा सार यहाँ पे दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। यह नाटक 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। ठीक है। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्रनाथ बेरोजगार है, उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। वह पूर्ण मनुष्य की तलाश में जगमोहन, सिंगानिया, जुनेजा और मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेगारी से उपजी अशक्त से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों यानी बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है। उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना भरी हुई है। ये है इसकी कहानी। अब जो है मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक देखेंगे। महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1882। यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। 10 दृश्य नहीं है इस नाटक में, 11 दृश्य हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 11 दृश्य हैं। ठीक है। महाभोज नाटक में 11 दृश्य हैं, ये 10 नहीं है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। 11 दृश्य क्यों है? मैं क्योंकि मेरे पास बुक है उसमें 11 दृश्य दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे देखिए, महाभोज उपन्यास 1979 ईस्वी का नाट्य रूपांतरण है, यानी महाभोज एक नाटक भी है ना, उसी का रूपांतरण ये महाभोज उपन्यास है। ठीक है। सॉरी, उपन्यास कह रही हूँ, नाटक है। ठीक है। और एक उपन्यास भी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। प्रथम प्रस्तुति जो है इस नाटक का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा 1882 में हुआ था। निर्देशक कौन थे? अमाल अलाना। पात्र देख लेते हैं, पात्र परिचय। मुख्य पात्र दा साहब जो मुख्यमंत्री हैं, बातों और ऊपरी व्यवहार से आदर्शवादी, परंतु व्यवहार ठीक उल्टा, यानी ऊपर से जो है व्यवहारवादी हैं और अंदर से समझ जाएंगे आप लोग। मंत्रिमंडल के लोग असंतुष्ट हैं इनसे। हरिजनों और खेत मजदूरों को साधने के लिए घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत करते हैं। विशु की मौत को पहले आत्महत्या फिर विंदा द्वारा हत्या घोषित करते हैं। कौन भाई? दा साहब। ठीक है। हीरा के हाथों घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन तथा आगजनी की पीड़ितों को 5-5 हज़ार रुपये का वितरण, 5-5 हज़ार रुपये जो है बांट देते हैं दा साहब। ठीक है, जब वहाँ पे जो घटना होती है। उसके बाद है विशु विशेषर, हरिजनों का हमदर्द, शहर में पढ़ाई वापस आकर स्कूल खोलता है। शुकुल बाबू के शासन में 4 साल की जेल, बिना मुकदमा। आगजनी की घटना के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। उन प्रमाणों को दिल्ली ले जाना चाहता है, जो प्रमाण इकट्ठा किया रहता है उसको दिल्ली ले जाना चाहता है। आगे देखेंगे, जोरावर ने टिटहरी गांव में बसी और बिहारी से पुतन की दुकान पर चाय में जहर पिलवाकर हत्या करवा देता है। ध्यान रखिएगा, जोरावर जो है इसकी हत्या करवाता है। कैसे कराता है यहाँ पे हमने पढ़ लिया। उसके बाद है बिंदा, बिंदेश्वरी प्रसाद पूरा नाम है। विशु का अभिन्न मित्र, लगभग 8 महीने की दोस्ती है इनके बीच। विशु के संघर्ष को आगे बढ़ाता है। शहर का रहने वाला है, रुकमा का पति है। रुकमा के पिता की मौत के बाद खेती संभालने गांव आया है। ठीक है, बिंदा। अंत में विशु की हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार भी हो जाता है। उसके बाद सक्सेना जो एसपी हैं, एसपी सक्सेना हत्या की तहकीकात के लिए भेजे जाते हैं। जोगेश्वर महेश हीरा बिंदा की गवाही लेते हैं।
जोरावर द्वारा विशु की हत्या करवाने का खुलासा, इसलिए सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, ईमानदार और सत्यनिष्ठ करुणावान है जो एसपी सक्सेना। उसके बाद है जोरावर जो सरोहा का जमींदार है। आगे देख लेंगे। दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं। अखबार में घाटा, विज्ञापनों का अभाव। उसके बाद महेश है। ठीक है, महेश जो है दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है, ये महत्वपूर्ण है। सुकुल बाबू हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं। काशी जो है सुकुल बाबू के विश्वसनीय कार्यकर्ता है। अप्पा साहब हैं सत्तारूढ़ी पार्टी के अध्यक्ष। लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दास साहब जो है नाखुश हैं। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी। सिंगा डीआईजी। भवानी है मसाल सहायक संपादक है। नरोत्तम है ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है। और रत्ती दास साहब के पीए। मोहन सिंह सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल। हीरा है बिरजू का बाप। रुकमा है बिंदा की पत्नी। विशु की दोस्त भी है। कितने पात्र हैं बाप रे। भौरो सिंह सरोहा का थानेदार है। लठैत जोरावर का आदमी। लड़की जोरावर की लड़की। और जोगेश्वर साहू। कथा सार जो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। नाटक सरोहा गांव के पृष्ठभूमि में रचा गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरोहा गांव के निवासी विशु की मौत से शुरू होता है। विशु के पास गांव में हुई आगजनी की घटना के सबूत थे जिसे वह दिल्ली ले जाना चाहता था। इसी कारण उसकी हत्या हो जाती है। चुनावी माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। विशु के संघर्ष को विंदा यानी उसका दोस्त उसे आगे बढ़ाता है, पर अंततः वह भी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अगला नाटक है सिंदूर की होली नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है नाटककार हैं इस नाटक के। सिंदूर की होली नाटक में 3 अंक हैं, 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य 9 बजे का है, ध्यान रखेंगे 3 अंक है, 3 ही दृश्य हैं। पहला दृश्य जो है 9 बजे का है, दूसरा दृश्य सांध्य काल का है और तीसरा दृश्य 10 बजे रात्रि का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दृश्य का स्थल डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल बंगले की बैठक, एक ही है और कोई नहीं है। ठीक है, दृश्य का स्थल एक ही है और यहीं पे जो है पहला दृश्य 9 बजे शुरू होता है, दूसरा दृश्य सांध्य काल, तीसरा 10 बजे रात्रि को। पात्र परिचय देख लेते हैं। मुरारी लाल है जिसकी उम्र 40 वर्ष है, डिप्टी कलेक्टर है। अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी मनोज शंकर के पिता की हत्या करने वाला 8,000 रुपये के लिए हत्या करता है उसकी। ठीक है, रजनीकांत की हत्या मामले में 40,000 रुपये लेने वाला। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा रहता है, उम्र इसकी 17 से 18 वर्ष। भगवंत सिंह रजनीकांत का चाचा, रजनीकांत की हत्या करवाने वाला। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का बेटा। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा, डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक। स्त्री पात्र मनोरमा और चंद्रकला। मनोरमा 18 वर्ष की 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। विधवा महिला जो मुरारी लाल के साथ रहती है, मुरारी लाल से प्रेम करती है। चंद्रकला की विरोधी है, चंद्रकांत नहीं चंद्रकला होगा, चंद्रकला की विरोधी पात्र है। ठीक है, 8 वर्ष में इसकी शादी होती है और 10 वर्ष में जो है विधवा हो जाती है। चंद्रकला होगा। ठीक है, उम्र इसकी 20 वर्ष है, नाटक की मुख्य पात्र है। 20 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी, मुरारी लाल की बेटी है, रजनीकांत से प्रेम करती है। मृत रजनीकांत से हाथों जो है अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। नाटक का विषय देखेंगे भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, निस्वार्थ और स्वार्थ प्रेम, विधवा का चित्रण, जमीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद और निर्दोष की हत्या। आगे देखते हैं, ये मैंने बता ही दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको जाने देंगे। उसके बाद देखेंगे आगरा बाजार नाटक। आगरा बाजार नाटक प्रकाशन वर्ष 1954। हबीब तनवीर का नाटक है। हबीब तनवीर का जन्म जो है 1923, मृत्यु 2009। इस नाटक में टोटल 2 अंक हैं। आगरा बाजार नाटक में 2 अंक हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट हैं, देखेंगे। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जिन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी
को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाजार नाटक लिखा था। पूछा जा सकता है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हबीब तनवीर के शब्दों में यहाँ पे कुछ कथन है, देखेंगे। हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल है। कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, देखेंगे। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। आगरा बाजार नाटक का रचनाकाल 1954 है। स्थान आगरा बाजार का किनारी बाजार का एक चौराहा है। नाटक में 2 अंक हैं। नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक है, ठीक है, इस नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक है। हबीब तनवीर ने इस नाटक को 2 बार संशोधन किया था, एक बार 1970 में, एक बार 1989 में, ठीक है। इस नाटक का वर्तमान मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया लीमिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया। ओके, आगे देखेंगे। इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1954 में आज़ाद किताब घर से हुआ था, जिसके 2 संशोधित संस्करण 1970 और सन 1989 में प्रकाशित हुए थे। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर में 18वीं सदी में भारतीय शायर के नज़्म के पिता कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए किया। ये हमने पहले ही देखा। आगे देखेंगे। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। ये जो इनका मौलिक नाटक नहीं है, यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है, ठीक है। किस गज़ल पे? गज़ल का क्या नाम है? मेरे बंद। आगे देखेंगे। प्रथम अंक नाटक के पात्र। अब यहाँ पे देखेंगे इस नाटक के जो पात्र हैं कौन कौन है। फ़कीर है, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, ठीक है। ये सभी नाटक के जो है ये पात्र हैं, कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है इसमें। ये दूसरे अंक के पात्र हैं। पतंग वाला, अंधा भिखारी, हामिद, बेनी प्रसाद होली गाने वाला होता है। एक सिपाही, दूसरा सिपाही, तलबची और सारंगिया, ठीक है। ये गीत हैं, इस गीत को आप लोग देख लेंगे। दूसरा अंक देखेंगे। नाटक के दूसरे अंक में फ़कीर बंजारा नामा गाते हुए आता है। बंजारा नामा यहाँ पे दिया गया है। टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिर मारा, कजाज अजल का टूटे हैं दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बंधिया भैंस बैल सूटर, क्या गोई पल्ला सरभारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं, क्या अंगारा, ठीक है। तो ये बंजारा नामा जो है गाते हुए आते हैं, फ़कीर आता है। अब देखेंगे एक और द्रोणाचार्य नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। शंकर शेष का नाटक है। शंकर शेष का जन्म जो है 1933, मृत्यु 1981। चलिए देखते हैं। नाटक का मंचन जो है इप्टा के उद्देश्यगत समानता के कारण डॉक्टर शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य का मंचन 79 बार किया। कितनी बार? 79 बार। आगे देखेंगे। 28 अक्टूबर को डॉक्टर शंकर शेष की पुण्यतिथि पर इप्टा ने पुनः उनके नाटक और एक और द्रोणाचार्य का मंचन किया। उसके बाद जो है बम्बई की इप्टा नाट्य संस्था ने 28 अक्टूबर 1993 को मुंबई मंत्रालय में यशवंत राय चौहान केंद्र में एक और द्रोणाचार्य का अलग प्रकार का सफल प्रयोग हुआ। आगे देखेंगे। डॉक्टर शंकर शेष के स्मृति समारोह के अवसर पर एक और द्रोणाचार्य नाटक प्रस्तुत किया गया था। एक और द्रोणाचार्य नाटक में 2 अंक हैं। कुल दृश्य 11 दृश्य हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक में जो है 11 दृश्य हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। कुल पात्र कितने हैं? 26। आधुनिक पात्र 11 हैं और पौराणिक पात्र जो है 11 हैं और अप्रत्यक्ष पात्र 4 हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 26 पात्र। प्रस्तुत नाटकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखेंगे। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। तो टोटल जो है कितने दृश्य हो गए? 11 दृश्य हो गए। कलकत्ता के अनामिका नाट्य संस्था ने इसे 1975 में श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया था। पात्र परिचय देख लेते हैं। आधुनिक पुरुष पात्र देखेंगे कौन कौन है। अरविंद है जो महाविद्यालय का प्रोफेसर आधुनिक द्रोणाचार्य है। यदु है अरविंद का मित्र है, जूनियर प्रोफेसर है।
प्रिंसिपल कॉलेज का प्राचार्य 60 वर्ष का है। प्रेसिडेंट कॉलेज के मालिक राजकुमार का पिता है। उसके बाद विमलेंदु है। विमलेंदु पुराना शिक्षक जो नाटक में मरा हुआ पात्र है विमलेंदु, ठीक है, लेकिन विमलेंदु प्रेत के रूप में अरविंद से संवाद करता है। राजकुमार है, छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है। चंदू समझदार और सच्चरित छात्र, अरविंद का प्रिय शिष्य, 20 वर्ष का रहता है। उसके बाद जज है, फिर वकील है। स्त्री पात्र है लीला, ठीक है, और कार्नेलिया की सहेली भी है लीला, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। लीला, ठीक है, अरविंद की पत्नी है। अनुराधा चंदू की प्रेसी और अरविंद के कॉलेज की छात्रा, जिसका उम्र है 20 वर्ष। पौराणिक पात्र देखेंगे, पौराणिक पात्र आप लोग देखते रहेंगे। द्रोणाचार्य गुरु हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। भीष्म है, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, ठीक है, और सैनिक भी है। स्त्री पात्र देखेंगे, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी है। नाटक का विषय देखेंगे, क्या है नाटक का विषय? गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्र, अध्यापक और अस्तित्व का समस्या, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार, भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, पौराणिक और आधुनिक कथा का समन्वय। नाटक का उद्देश्य देखेंगे, इस नाटक के द्वारा वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीति, घुसपैठ, आर्थिक और सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना, है ना। आगे देखेंगे, इस नाटक के उद्देश्य केवल पौराणिक गाथा को दोहराना नहीं रहा, किंतु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य की खोजना है। मानव के अंतस के गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना है जिससे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखने और समझने को स्वीकार करने की कोशिश करे। चलिए आगे देखेंगे। नाटक में मूलतः 2 समस्याओं को उठाया गया है। वो कौन है? पहला है शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार की समस्या, दूसरा है वेतनभोगी मध्यवर्गीय में जीवन जीने वाले अध्यापन के अस्तित्व की समस्या। आगे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं देखेंगे। नाटक का आरंभ एक संध्या से होता है, यह लीला द्वारा लाइट जलाने से पता चलता है, ठीक है। नाटक का आरंभ जो एक संध्या से होता है। अगला पॉइंट है, उत्तरार्ध का आरंभ दिन से घटित होता है। उत्तरार्ध का आरंभ जो है दिन से घटित होता है और नाटक का आरंभ जो है संध्या से। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि फ़ोन पर श्रीमती लीला श्रीमती शुक्ला के घर आम का अचार लेने के लिए अपने चपरासी को भेजने की बात करती हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे देखेंगे, तीसरा चौथा दृश्य भी दिन का ही है। उत्तरार्ध के दूसरे दृश्य आरंभ के चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय गीत के साथ विमलेंदु शरीरकृत उभरने से होता है। तीसरे दृश्य की योजना से जुड़ी है और चौथा दृश्य पुनः रात्रि काल का है। चौथा दृश्य जो है पुनः रात्रि काल का है। पांचवें दृश्य में अदालत है जो दिन में ही संभव है। छठा दृश्य जेल रात्रि में है। सातवां दृश्य दिवस कालीन का ही है क्योंकि महाभारत युद्ध के सदैवोपरांत नहीं चला करता था। अंतिम दृश्य भी जेल में रात्रि काल का ही है। अंतिम दृश्य याद रखिएगा, जेल में रात्रि का है। अब आते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ का एक दिन नाटक देखेंगे, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 में, मृत्यु 1972 में। आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक हैं और प्रकाशन वर्ष है नाटक का 1958 और इस अंक में भी 3 अंक हैं, 3 ही दृश्य हैं। देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ। मोहन राकेश की यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ होने का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1971 में मणि कौल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी थी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। आगे देखेंगे, यह एक बिंब धर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है, ठीक है ना। यह नाटक कालिदास की कृति और उनकी जीवन पर आधारित है। अब देख लेते हैं भूमिका। इस नाटक की भूमिका यहाँ पे याद रखेंगे, हिंदी नाट्य रंगमंच में किसी विशेष परंपरा के साथ अनुचित नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियाँ ही हमारे सामने हैं। ये भूमिका मैंने लिया है एक पेज का, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। पात्र परिचय देख लेते हैं। अंबिका है, ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री है। कालिदास जो कवि है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल है, ठीक है, कवि रहता है।
निपेक्ष ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, रंगिणी नगरी है, नगरी पात्र है, संगिनी भी नगरी पात्र है, रंगिनी और संगिनी गौड़ पात्र भी हैं ये। अनुस्वार अधिकारी, रंगिनी और संगिनी से जो है ये सभी गौड़ पात्र हैं, ठीक है। अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक भी अधिकारी होता है। प्रिय गुरुमंजरी जो है राजकन्या कवि की पत्नी। पहला अंक देखेंगे, पहला अंक आषाढ़ का एक दिन नाटक का पहला अंक। पर्दा उठने के पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है, ठीक है। इस पहले अंक की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। अब दूसरा अंक देखेंगे, कुछ वर्षों के अंतर में लीप हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उजड़ रही है। गेरू के बंधे स्वस्तिक जो लगे हुए हैं वो शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। ये दूसरे अंक की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है ना। अब तीसरा अंक देखेंगे, कुछ वर्षों के बाद फिर तीसरा अंक, वर्षा और मेघ का शब्द है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो है तीसरे अंक की शुरुआत है। अंजू दीदी नाटक देखेंगे, उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है अंजू दीदी नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। उच्च मध्य वर्गीय खोखले संस्कारों के प्रतिनिधि करती यह नाटक की प्रमुख पात्र अंजू दीदी हैं। एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उसके उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अंजू दीदी नाटक, इस नाटक को जितने भी नाटक मैं आप पढ़ा रही हूँ आज, इन सभी नाटक को मैंने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, ठीक है। विषय वस्तु आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पात्र देख लेते हैं। अंजलि है मुख्य पात्र, अंजलि जिसको अंजू दीदी नाम से जानते हैं। अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की मनोवृत्ति उसके संस्कार में मिलती है। उसके लिए उसका बनाया गया नियम कानून प्रधान था। उसकी जिद ने पूरे घर में एक तनाव सा खड़ा करा हुआ था। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती थी। वह स्पष्ट कहती थी, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले और हम उसके सुइयों के पुर्जे बन जाएं। नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। अपनी अहमवादिता द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर चुकाती है, ठीक है। लास्ट में मर जाती है। उसके बाद श्रीपत है जो अंजलि का भाई रहता है। इस नाटक का सबसे जिंदा दिल पात्र है श्रीपत, ठीक है। अंजू के इंद्रजाल को वही झकझोरता है। वह अंजू की मान्यताओं का विलोम है, ठीक है। इसका यह कथन यहाँ पे है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। ये उसके बाद इंद्र नारायण है, अंजू का पति है, ठीक है। नीरज है जो अंजू का पुत्र है। उसके बाद नज़ीर है, नीरज का पुत्र। फिर ओमी है, नीरज की पत्नी और अंजू की बहू, ठीक है, ओमी। नीलम है, नीरज और ओमी की पुत्री। अनीमा, अंजू की सहेली। गौड़ पात्र यहाँ पे देखेंगे, गौड़ पात्र है राज, वकील साहब, नौकर और रामू मुन्नी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बकरी नाटक। बकरी नाटक जिसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974। बकरी नाटक में भी 2 अंक हैं, 2 अंक है और 6 दृश्य, यानी पहले अंक में 3 दृश्य हैं, दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं, टोटल जो है 6 दृश्य हैं, ठीक है। और अंक कितने हैं? 2 हैं। नाटक की शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। पात्र परिचय देख लेते हैं, देखेंगे। नाटक के प्रकाशनोद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की भूमिका सहित परिचय। जो ये पात्र अपनी जो भूमिका निभाए थे जन नाट्य मंच द्वारा, जो 13 जुलाई 1974 त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति जो की गई थी, वहाँ पे जिन पात्रों ने जो भूमिका निभाई थी उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। भूमिका यहाँ पे है, सबसे पहले नट विद्रोही है, उसमें मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी के आंखों में तरीने पर वह गाता है, उसे राजनीति संदर्भ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। गायन शैली जो है नौटंकी शैली है।
उसके बाद जो है दोहा है, नटी जो है गाती है दोहा, यहाँ पे समवेत दोहा। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नटी जो है गाती है। फिर नट गाता है, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिसके कारण हो गया देश आज परदेश। ठीक है, समवेत गायन दोहा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। युगल गीत है यहाँ पे देखिए, जा तेरी मेरी न पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया, मुझे जब हुई चटनी। युगल गीत है, ये सारे मिलके गाते हैं। नाटक का पहला अंक, ठीक है, पहला अंक का पहला दृश्य, एक भिश्ती मशक ला दे, सड़क सींचता गा रहा है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। ये पहले अंक के पहले दृश्य की बात हो रही है। दूसरा दृश्य, पहले अंक का दूसरा दृश्य, चौपाल का एक दृश्य, शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंतन मग्न बैठे हैं, एक युवक का प्रवेश होता है। ठीक है, ये दूसरा दृश्य है पहले अंक का। अब पहले अंक का तीसरा दृश्य देख लेते हैं। दुर्जय सिंह एक बड़े बॉक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बॉक्स के कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक करके पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं। फिर मंडलाकार बकरी को चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। बॉक्स पर थाल चढ़ावा भी रखते हैं। पूजा गीत यहाँ पे देखिए कौन गाते हैं, कहरवा शैली में है। तर्ज जो है कहरवा है इस गीत का, समूह गान है। बकरी मैया तोरे चरण अरज करूं, गांधी बाबा तेरे तोरे चरण अरज करूं, खेत न दाना कूप न पानी, केकरे हुजूरे दर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरण अर्ज करूं। ये जो है समूह गान है, तर्ज कहरवा है। पूरे गीत को आप लोग देख लेंगे एक बार। अब देखेंगे दूसरा अंक का पहला दृश्य। दूसरा अंक का पहला दृश्य हमने देखा, पहले अंक का तीनों दृश्य देखा कैसे शुरुआत होती है। अब दूसरे अंक का पहला दृश्य 2 साल बाद, ठीक है, दूसरा अंक जो है 2 साल बाद शुरू होता है बकरी नाटक का। वही स्थान है पर स्मृति का सूचक, एक कोने में कुछ बंदूकें खड़ी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है दूसरे दृश्य में, दूसरे अंक के पहले दृश्य में। ठीक है, अब आएंगे दूसरे दृश्य पे, यानी दूसरे अंक के दूसरा दृश्य। एक जुलूस नारे लगाता आता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, करमवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर करमवीर को बिठाए मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं, युवक की दूसरी ओर प्रवेश होती है। ये दूसरा दृश्य है, यानी बकरी नाटक के दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। तीसरा दृश्य भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। सब खड़े हो जाते हैं, बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। ठीक है, भोज होता है यानी बकरी को मार के खा जाते हैं सारे। ठीक है, राजनीति में जीत जाते हैं। ये तीसरा दृश्य है, दूसरे अंक का तीसरा दृश्य। ठीक है, ये लास्ट का जो है पेज है बिल्कुल। सिपाही भिश्ती को लेकर आता है, घुटने तक तहमत बंधे, सिर पर गांधी टोपे लगाया हुआ है, पीठ पर मशक कुछ कुछ झलक गांधी जैसी सिपाही। ठीक है, तो ये लास्ट का पेज है ना। पूरा नाटक को मैंने पढ़ाया, पूरे 14 नाटक को मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी मैंने बताने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि क्लास आप सभी को ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूँगी, आप लोग मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे क्लास कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अपनी तैयारी जो है अच्छे से रिवीजन करिए, पेपर अब बहुत नज़दीक है। जो है